नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग ट्वेल्थ नंबर का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब अभी तक आप और हम लोगों ने 11th वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। जैसे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वेक्टर के माध्यम से बॉडी में किसी बैक्टीरियल सेल में स्टीरिया कोलाई में प्रवेश करा देते थे या किसी एनिमल सेल में प्रवेश कराते थे और ट्रांसजेनिक एनिमल मुख्य रूप से प्राप्त करते थे, अच्छी अच्छी फसल प्राप्त करते थे। तो ये जो कार्य किए गए किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किए गए। तो अब उनके उपयोगिता किस प्रकार से मुख्य रूप से अनुप्रयोग किस रूप में बता सकते हैं, क्या किस रूप में इनका उपयोग किया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वह इस चैप्टर में आज आप और हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुख्य रूप से ये जान लें कि ये किस किस फील्ड में उपयोग बायोटेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है, किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं इसके कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं उपयोग के रूप में। तो सबसे पहला जो है एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि सुधार में बहुत से कार्य किए गए। कृषि अच्छी अच्छी क्रॉप प्राप्त करने के लिए इसके माध्यम से बहुत से कार्य किए गए। जैसे आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा गोल्डन राइस, यानी कि जो गोल्ड जिस कलर का होता है उस प्रकार के चावल प्राप्त किए जा सकते हैं। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, इसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस और फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या फ्लेवर सेवर टोमेटो मुख्य रूप से ये आज प्राप्त किया जा सके हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है। दूसरा फील्ड मुख्य रूप से क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। दूसरा क्षेत्र क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। तीसरा क्षेत्र क्या हो सकता है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल हो सकता है। और चौथा एथिकल इशू। भैया ये क्या चीज है आपने मुख्य रूप से किसी जीन को किसी की बॉडी में एंटर करा दिया और सपोज एंटर कराने पर उसमें बुरे लक्षण उत्पन्न हो गए, उसमें खराब लक्षण उत्पन्न हो गए जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक हैं, तो इनको कहा जाता है इथिकल इश्यू। तो स्वाभाविक है बायोटेक्नोलॉजी के यूज के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते, कुछ नियम बनाए जाते कि ऐसे ऐसे कार्य किए जाएंगे और इनका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाएगा। तो यह एथिकल इश्यूज में इनकी स्टडी मुख्य रूप से आप और हम लोग करेंगे। तो ओवरव्यू मतलब ये कहा जाए कि इस चैप्टर में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ेंगे, एथिकल इश्यू पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पहला, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक एनिमल एंड एथिकल इश्यू। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहला आप और हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के रूप में। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में। क्लियर। तो ये अब मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए, और एग्रीकल्चर में गोल्डन राइस यानी पीले कलर के चावल मुख्य रूप से बनाए जा चुके हैं। बीटी कॉटन की फसल मुख्य रूप से जैसे बनाई जा चुकी है। बीटी कॉटन की जो फसल है, टमाटर है, पोटैटो है, राइस है, क्या, तो ये बहुत सारी फसल को मुख्य रूप से बनाया जा चुका है। तो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है कि किसी आरएनए में आप और हम लोग थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर दें, कुछ जोड़ दें, तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी। प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी तो वह मुख्य रूप से जो नुकसानदायक कीट है वह खत्म हो जाएगा।
या नुकसानदायक जो जीव है, निमेटोड जिसको कहा जाता है, निमेटोड, निमेटोड मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ये सीधे सीधे मुख्य रूप से ये कहा जाते हैं, क्या सीधे सीधे ये कहे जाते हैं कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आपके, क्या निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का आज बहुत उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छी क्रॉप्स को मुख्य रूप से प्राप्त किया जा रहा है। तो एक एक करके आप और हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मुख्य रूप से लिया जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है यानी चावल जो है, ये पीले कलर के यानी गोल्ड कलर के, सीधे सीधे ये कहा जाए गोल्ड कलर के चावल पैदा किए गए थे। सामान्य चावल से, क्या नॉर्मल जो चावल होता है, नॉर्मल जो चावल होता है उससे मुख्य रूप से पीले रंग के प्राप्त किए गए थे। इससे पहले थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर में क्या क्या किया गया था उन पर चर्चा मैं कर देता हूं। एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से क्या क्या किया गया था। नंबर 1, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, मतलब इस प्रकार की क्षमतावान क्रॉप्स को बनाया गया कि जो हर मौसम में मुख्य रूप से सक्सेज हों। टॉलरेंट मतलब अत्यधिक क्षमता वाली, अच्छी क्षमता वाली, मतलब सीधे सीधे लिखा है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस, लिख दीजिए मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं, अत्यधिक गर्मी के सीजन में, अत्यधिक कोल्ड के सीजन में मतलब ठंडे के सीजन में मुख्य रूप से हो, या फिर अत्यधिक साल्टी नेचर हो सॉइल का। तो उन सभी नेचर में मुख्य रूप से क्रॉप्स आज सक्सेस हो रही है। ऐसी फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट मुख्य रूप से आपका ये होता है। दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से आता है दूसरे, रिड्यूस्ड रिलायंस, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिनको पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, क्या पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कहा जाता है, या क्रॉप कह सकते हैं, प्लांट्स कह दो या फिर क्या कह दो, क्रॉप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां आप बीटी कॉटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीटी कॉटन लिख सकते हैं। पूर्व में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं और आज भी मुख्य रूप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज यानी कि इस प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड्स को मुख्य रूप से रिड्यूस कर दिया जाए, जो किसी बैक्टीरिया में मुख्य रूप से बनते हों, उनको रिड्यूस करके आप बॉडी में मुख्य रूप से पहुंचा दें, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से उसको कोई खाने आएगा, इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट खाने आएगा, तो वह बैक्टीरिया की इनएक्टिव प्रोटीन उसके अंदर पहुंचेगी, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी और आप और हम लोग की फसल सुरक्षित रहेगी। इसके लिए मुख्य रूप से कॉटन पर प्रयोग किया गया, पोटैटो पर मुख्य रूप से एप्लीकेशन, और टमाटर मुख्य रूप से बनाए जा चुके हैं। क्या बनाए जा चुके, टमाटर मुख्य रूप से बनाए जा चुके इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तीसरा मुख्य रूप से बताया जा सकता है इंक्रीज्ड efficiency of minerals uses by plant, मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। आप और हम लोग जो मिनरल्स
प्लांट मिनरल्स को यूज करता है उनको मुख्य रूप से इस प्रकार से कर दिया जाए, एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए प्लांट्स की, जिसके कारण उस सॉइल की फर्टिलिटी क्षमता अत्यधिक समय तक बनी रहे। फर्टिलिटी क्षमता मुख्य रूप से क्या, उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ क्षमता अत्यधिक समय तक मुख्य रूप से बनी रहे। तो ये मुख्य रूप से आज एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा चुका है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा चुका है। फिर इसके बाद मुख्य रूप से कौन सा पॉइंट, इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल क्या कर सकते हैं, यहां न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। क्या, इनहैंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज्ड, क्या, इंक्रीज्ड ऑफ फूड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप इसमें राइस, गोल्डन राइस, क्या, गोल्डन राइस, जो पीले कलर के चावल होते हैं। कैसे चावल होते हैं बच्चों, आपके पास भैया अब पीले कलर का पेन तो है नहीं है, तो यहां मैं रेड कलर इसमें भरे देता हूं। ये देखिए, एक स्पेशल जो व्हाइट कलर के चावल होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये ऐसे क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं जहां अधिकांश लोगों में विटामिन ए की कमी होती है, और विटामिन ए की जब कमी होगी तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की आंखें खराब होती हैं, ऐसे लोगों की आंखें खराब होती। तो गोल्डन राइस को बनाकर मुख्य रूप से इसमें विटामिन ए रिच क्वांटिटी में पाई जाती है, रिच क्वांटिटी में विटामिन ए मुख्य रूप से पाई जाती है। तो स्वाभाविक है ऐसा क्षेत्र जहां विटामिन ए की लोगों में कमी होती है, जहां विटामिन ए की लोगों में कमी होती है, तो वहां गोल्डन राइस मुख्य रूप से दे दिए जाते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को गोल्डन राइस दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्या किया जाए कि सपोज दैट कि मैं मतलब एक वो बता रहा हूं कि किसी से ये गोल्डन राइस बनाने के जीन है, ये गोल्डन राइस के जीन है। इस गोल्डन राइस के जीन को वेक्टर में जोड़ दो। क्या, इस गोल्डन राइस के जीन में अलग कलर का बना रहा हूं वेक्टर, ये लो वेक्टर में ये ब्लैक कलर का था तो यहां जोड़ दिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया आपका। कौन सा तैयार हो गया, गोल्डन राइस वाला। मतलब इसको क्या कहा जा रहा है, जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट था गोल्डन राइस बनाने का, तो गोल्डन राइस के जीन को मुख्य रूप से यहां से कट कर लिया और इस वेक्टर में कर दिया। इस वेक्टर से ले जाकर अब जो चावल था, राइस था, राइस सेल्स में प्रवेश करा दिया जाता है। क्या, राइस सेल्स में प्रवेश करा दिया जाएगा। चलिए ये प्रवेश हो गया, तो देखिए कैसे प्रवेश हुआ। क्या, ये प्रवेश हो गया, देखिए बच्चों ये प्रवेश हो गया। तो प्रवेश होने पर मुख्य रूप से ये है कि इसके अंदर बहुत सारी कॉपी डेवलप हो जाती है, बहुत सारी कॉपी डेवलप हो जाती है, और यह चावल जो होता है वह मुख्य रूप से येलो कलर का दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, येलो कलर का दिखाई देने लगता है। क्या होता है वास्तव में, गोल्डन राइस की ये जो जीन है, गोल्डन राइस की ये जीन है, इसमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। क्या है, विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो स्वाभाविक है, विटामिन ए लिखा ही नहीं है मैंने, विटामिन ए का प्रीकर्सर है। विटामिन ए को मुख्य रूप से के जीन को नहीं वेक्टर से जोड़ा जा रहा है, जोड़ा किसके जा रहा है, बीटा कैरोटीन के।
किसके जोड़ा, बीटा कैरोटीन के जीन को मुख्य रूप से किससे जोड़ा जा रहा है, सीधे सीधे वेक्टर से जोड़ा जा रहा है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, सभी ले लिया स्क्रीनशॉट। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा, प्री कर्सर जो लिखा है वह दिखाई नहीं दे रहा, मैं आगे लिख देता हूं। क्या विटामिन ए का प्री कर्सर होता है, प्री कर्सर ऑफ विटामिन ए। स्वाभाविक है जीन किसके लिए जा रहे हैं, बीटा कैरोटीन के लिए जा रहा है। बीटा कैरोटीन के जीन इस वेक्टर से जोड़ दिए गए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को राइस सेल्स में अंदर प्रवेश करा दिया, यानी राइस में प्रवेश करा दिया, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बीटा कैरोटीन होती है, ये बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से, अब ये बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जा रहा है, अब इसको मुख्य रूप से जो खाएगा, इस चावल को जो खाएगा, तो वह बीटा कैरोटीन खाने वाले के अंदर पहुंचकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। क्या खाने वाले के अंदर पहुंचकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, विटामिन ए में मुख्य रूप से कन्वर्ट हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है। तो इस वजह से आज मुख्य रूप से ये जो गोल्डन राइस है, ये जो गोल्डन राइस है, इस गोल्डन राइस को मार्केट में मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुख्य रूप से है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, गोल्डन राइस को कैसे बनाया गया। गोल्डन राइस येलो कलर के है, सामान्य सफ़ेद चावल से हटकर होते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे लोगों को दिया जाता है या ऐसे लोग इसको फीड करते हैं जिसमें विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी वालों के लिए इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो स्वाभाविक है कि विटामिन ए जैसे ही, मतलब जैसे ही ये गोल्डन राइस चावल को ईट करेगा, खाएगा, वैसे ही बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से क्या होगा कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आज गोल्डन राइस को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। ये एग्रीकल्चर में कुछ यूजेज हैं जो आपको पढ़ने हैं कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस कोल्ड है, बार्म है या साल्ट वगैरह जो भी है उनके लिए। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि मुख्य रूप से किसी भी, जैसे बीटी कॉटन को मुख्य रूप से फसल के अंदर प्रवेश कराकर मुख्य रूप से किसी जीव को मार रहे हैं। ये इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेड बाय प्लांट्स, इंक्रीज कर दिया जाए तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है, मिनरल्स। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू इन क्रिएज्ड ऑफ फूड, तो स्वाभाविक है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए को रिच किया जा चुका है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुख्य रूप से ये पूछा जाता है, आप स्टार लगा लीजिए जितना लगा सकते हो, नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आता है। तो ले लीजिए इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट जरा। फिर आपका ये गोल्डन राइस हो गया, देखिए ये वाला पॉइंट एक क्लियर हो गया, गोल्डन राइस। अब आता है दूसरा पॉइंट, बीटी कॉटन। चलिए मैं डाल दूं भाई, चलिए चलिए भाई, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में क्या क्या आपको तैयार करना है, ये है बहुत स्वाभाविक है कि 1916 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, तो उस समय मुख्य रूप से बहुत फसल उपजाऊ क्षमता बढ़ गई थी। उपजाऊ क्षमता तो बढ़ गई थी, ऐसा नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कृषि के द्वारा उपजाऊ क्षमता 1916 बहुत ज़्यादा उसके बाद बढ़ गई थी, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो फसल किस प्रकार से फेस करे, इंसेक्ट उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, वीड्स उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, इस प्रकार की मुख्य रूप से फसल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मुख्य रूप से आज बनाई जा रही हैं। उन्हीं की स्टडी मुख्य रूप से इसमें करना था। जैसे पहले नंबर गोल्डन राइस का बताया गया, किसका बताया गया बच्चों, गोल्डन राइस का बताया गया। अब दूसरा नंबर मुख्य रूप से जो आता है वह है, दूसरा जो नंबर आपको पढ़ना है, गोल्डन राइस हो गया, दूसरा नंबर बीटी कॉटन। भाई ये क्या है, यहां बी का मतलब है बेसिलस, बेसिलस, और टी का मतलब है थ्रूएंसिस, बेसिलस थ्रूएंजेनेसिस। तो पहले बी का मतलब बेसिलस है, फिर टी का मतलब जो है थ्रूएंजेनेसिस है। क्या है, टी का मतलब थ्रूएंजेनेसिस है। तो आपको पीछे मतलब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रूएंजेनेसिस,
इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से जिनको क्राई जीन कहा। चलिए मैं बना के बता दूं, बना के बता देता हूं, साथ ही साथ चलता रहेगा अपनी कहानी भी। देखिए, ये सपोज दैट बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, इसमें ये कुछ जीन पाए जाते हैं। ये जो जीन है, इतना पार्ट जो है, ये जो जीन है, ये जीन मुख्य रूप से क्या कहलाता है? क्राई जीन कहलाता है। क्या कह रहा है? कहलाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, इट इज विजुअल, बिल्कुल, ये क्राई जीन कहलाया जा रहा है। ये क्राई जीन क्या करता है? क्राई जीन एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन बनाता है जिसको क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनाता है जिसको क्या कहा जा रहा है? क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये सुन लें कि बैसिलस thuringiensis में एक विशिष्ट प्रकार का जीन पाया जाता है डीएनए खंड में, मुख्य रूप से जो क्राई जीन कहलाता है। रोने वाला क्राई है, विशेष ध्यान, क्राई जीन कहलाता है। यह क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। क्राई प्रोटीन जो है, यह एक इनएक्टिव टॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन है। तो स्वाभाविक है कि ये इनएक्टिव टॉक्सिन है। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो स्वाभाविक है उस जीव को, जो मतलब इस जीव को खाएगा और उसके अंदर एक्टिव हो गया तो वह मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से पेड़ पौधों की सुरक्षा मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से की गई। जैसे कॉटन की गई, टमाटर की गई, राइस की गई है, क्या राइस की गई, पोटैटो की गई, इन सभी के मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान कर ली गई है आज इसके माध्यम से। क्या विशेष ध्यान रखें, कॉर्न, कॉटन वगैरह ये सभी देखिए किस प्रकार से ये करते हैं। तो स्वाभाविक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बॉल वॉर्म जो है वह कॉटन को नुकसान पहुंचाता है। कौन है? बॉल वॉर्म। ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूं, यह क्या है? बॉल वॉर्म है, कीड़ा है, मतलब लेपिडोप्टेरन्स का। देखिए, ये इसकी क्या होती है? फोरगट, मतलब आहार नाल। ये इसका कौन सा भाग है? मिडगट। और ये कौन सा भाग है? हाइंडगट। ये कौन सा भाग है बच्चों? हाइंडगट वाला भाग है। अब जैसे ही मुख्य रूप से ये वॉलवॉर्म, पहले लिख लीजिए ये क्या है? बॉलवॉर्म है। ये क्या है? ये बॉलवॉर्म है। जैसे ही मुख्य रूप से ध्यान में कर लीजिए अच्छी ढंग से, जैसे ही इसको, इस बैक्टीरिया को, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को ये बॉलवॉर्म खाता है, जैसे ये खाता है तो मुख्य रूप से ये क्राइजीन इसके अंदर पहुंचेगा। क्राइजीन क्या बना रहा है? एक इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहा है। जैसे ये इसके अंदर पहुंचेगा तो मिडगट में पहुंचकर ये सपोज दैट प्रोटीन इसके द्वारा बनाई गई, उस प्रोटीन का ये प्रोटीन है सपोज दैट, तो ये प्रोटीन जैसे इसके अंदर पहुंचती है मिडगट में, तो मिडगट में मुख्य रूप से एल्कलाइन नेचर पाया जाता है। इस एल्कलाइन नेचर की वजह से ये प्रोटीन जो टॉक्सिन है वह एक्टिव हो जाती है। वह कैसी हो जाती है? एक्टिव हो जाती। जैसे ये एक्टिव होती है तो इसकी दीवार में मुख्य रूप से दीवार को पोरस कर देती है, यानी छिद्रित कर देती है। ये लीजिए, छिद्रित कर दी, जिसके कारण इस बॉलवॉर्म की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण इस बॉलवॉर्म की मृत्यु हो जाती। अब ये बॉलवॉर्म जो है वह मुख्य रूप से फसल को, पेड़ पौधों को, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। क्या? क्रॉप्स को मुख्य रूप से क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। अब यदि आप और हम लोग इस बीटी को मुख्य रूप से किसी भी इंसेक्ट जो नुकसान पहुंचाता है फसल को, उसके अंदर पहुंचा दें तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप और हम लोगों की फसल की सुरक्षा होती रहेगी। अब आप कहोगे कि फसल के अंदर इसको पहुंचाओगे तो निश्चित तौर पर ये अपने को भी तो नुकसान कर सकती है। बच्चों विशेष ध्यान रखें, इसकी इतनी एफिशिएंसी पावर नहीं होती है, इतनी इसकी क्षमता नहीं होती है कि यह मनुष्य वगैरह पर मुख्य रूप से या अन्य मैमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सके। यह सिर्फ बैसिलस thuringiensis का जो जीन है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के
तीन प्रकार के ग्रुप को नुकसान पहुंचाने का ही सिर्फ कार्य करते हैं। लेपिडोप्टेरन्स है, डायप्टेरन्स है, क्या लेपिडोप्टेरन्स है, चलो लिख के मैं बता देता हूं कि किन किन ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाता है ये। देखिए ये जो नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहला जो ग्रुप है वह देखिए, अरे भैया ब्लैक आ जाए हाथ में, लेपिडोप्टेरन्स, पहला लेपिडोप्टेरन्स है, दूसरा डायप्टेरन्स है, ठीक है, और तीसरा कोलियोप्टेरन्स है। तो स्वाभाविक है लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स में मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, बड वॉर्म आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, बड वॉर्म आते हैं, दूसरा बॉल वॉर्म आते हैं, और आर्मी, इट इज विजुअल, बिल्कुल दिखा, आर्मी वॉर्म मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, लेपिडोप्टेरन्स के अंतर्गत। बड़े बड़े नाम है, अत्यधिक है, इसमें बड़े बड़े नाम है, मुख्य रूप से अत्यधिक है, तो इस वजह से इसको याद कर लीजिए। फिर डायप्टेरन्स के अंतर्गत हाउस फ्लाई, या फ्लाई कह दे अपन तो सीधे सीधे फ्लाई कह सकते हैं, क्या हाउस फ्लाई भी कह सकते हैं, या मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है, फ्लाई के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जा सकता है। तो हाउस फ्लाई कहना चाहो तो हाउस फ्लाई कह दो, और नहीं फ्लाई केवल कह दोगे तो चल जाएगा। मॉस्किटो, मच्छर, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते। कोलियोप्टेरन्स में मुख्य रूप से जो आते हैं वह बीटल्स आते, आपने देखा होगा बरसात के दौरान, क्या देखा हो, बरसात के दौरान। तो ये जो है तीन प्रकार के ग्रुप हैं, ये 3 ग्रुप हैं जो बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस इनके इन इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। मानव पर या अन्य स्तनधारियों पर इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से इनको आसानी से किसी भी प्लांट्स के अंदर प्रवेश करा दे, उसको आप और हम लोग भले ही खाएं, अपने को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये आप समझ लें, ठीक है। तो ये चीज आपकी कौन सी होती है, बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस के माध्यम से ये आपके बॉल वॉर्म को खत्म कर दिया गया, क्या बॉल वॉर्म को खत्म कर दिया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से जीन वैज्ञानिकों ने देखे थे, जैसे कॉटन बॉल वॉर्म में कौन से देखे थे, और कॉर्न बोरेर, कॉर्न बोरेर। देखिए क्राई तो पहले से है ही, क्राई को तो हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये चिल्ला रहा है, भैया चिल्ला रहा है कि आ जाओ आ जाओ, चिल्लाता है कि भैया कोई खाना मत, नहीं मर जाओगे मर जाओगे, लेकिन उसके बाद कोई सुनता ही नहीं है इसकी। तो मुख्य रूप से चिल्ला तो पहले से ही रहा है, क्या क्राई तो कर रहा है मुख्य रूप से, ठीक है। तो इस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है जो नाम दिए गए किस प्रकार से, और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको एसी नाम दिया गया, क्राई 1 एसी, क्राई 1 एसी। इसको मुख्य रूप से एब्सेंट कर दें, ए बी नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, क्राई सेकंड ए बी नाम दिया गया, और कॉर्न वॉरेर वाले को क्राई फर्स्ट ए नाम दिया गया, क्राई फर्स्ट ए नाम दिया गया। तो इस प्रकार के मुख्य रूप से जो तैयार किए गए कौन कौन से, टोमेटो, पोटैटो, राइस, क्या राइस, और आपका कॉर्न, कॉटन प्लांट्स पर मुख्य रूप से बीटी कॉटन को प्रवेश कराया जा चुका है। तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसी क्रॉप्स जिनको मुख्य रूप से प्रवेश कराया जा चुका है, बीटी को, बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस को प्रवेश कराया जा चुका है, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो स्वाभाविक है पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स के नाम से या प्लांट के नाम से इनको जाना जाता है। तो इतना आपको कार्य पढ़ना है बीटी कॉटन के अंदर, किसके अंतर्गत पढ़ना है, बीटी कॉटन के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ना है। अब आपका आता है, इसकी जरा स्क्रीनशॉट एक सुंदर सी फोटो ले लीजिए भाई, मैं हट गया क्योंकि आप लोग हमारी फोटो तो नहीं लेते हैं, चलिए हटे जा, ले लिया। तो देखिए अब मुख्य रूप से आरएनए इंटरफियरेंस, ये क्या होता है, आरएनए इंटरफियरेंस,
ये तो कुछ नाम अजीब सा लग रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है आप मेरे कार्य में इंटरफेरेंस ना करें, आप मेरे कार्य में इंटरफेरेंस ना करें, यानी कि किसी प्रकार का सजेशन ना दें, व्यवधान ना डालें, उसी को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। तो चलिए लिख दीजिए आरएनए इंटरफेरेंस में वही लिखूंगा, आरएनए इंटरफेरेंस ब्रैकेट में आरएनए आई, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। स्वाभाविक है आरएनए में मुख्य रूप से क्या किया जाए, इसमें मुख्य रूप से आरएनए शब्द आ रहा है। आरएनए से क्या बनता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। एक इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो यदि जीव को ना मिले, नेमेटोड्स वाले जीव को, तो स्वाभाविक है उसकी मृत्यु हो जाती है और उससे मुख्य रूप से नुकसान होने से बच जाता है। निमेटोड्स में क्या, निमेटोड्स में मुख्य रूप से इस प्रकार के कुछ जीव हैं। निमेटोड मतलब एस्के हेलमेंथिस, क्या राउंड वॉर्म जो है, एस्के हेलमेंथिस में कुछ इस प्रकार के जीव हैं जो मुख्य रूप से जैसे मिलियोडीगाइन, क्या मिलियोडीगाइन इनोग्निशिया, इनकॉग्निशिया। चल पहले उसका देखिए, निमेटोड्स, निमेटोड्स के जीव का मैं नाम लिख रहा हूं, मेलियोडीगाइन इनकॉग्निशिया, क्या मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। शुद्ध हिंदी में लिखो ना, क्या मतलब है, मिलॉय, स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है भाई, मिलॉयडी गाइन इन कॉग्निशिया। देखिए भाई इसकी स्पेलिंग जरा आप देख लो, चेक कर लेना, क्या इसकी स्पेलिंग आप लोग स्वयं लिख लेना, मिलॉयडी गाइन इनकॉग्निशिया। वैसे मैं लिखे देता हूं, मिलॉयडी गाइन इन कॉग्निशिया, ये है स्पेलिंग, चेक करते रहना भाई। देखिए तो निमेटोड्स के अंदर एक मिलॉयडी गाइन इनकॉग्निशिया नामक एक परजीवी जीव आता है जो तमाकू में के पौधे को नष्ट करने का कार्य करता है, तमाकू के पौधे में रोग प्रदान करने का या रोग पहुंचाने का या रोगी बनाने का कार्य करता है। किसमें करता है, टोबैको, किसमें लिख दिया गया, टोबैको में लिख दिया गया। किसमें लिख दिया गया बच्चों, टोबैको में लिखा। टोबैको में मुख्य रूप से किस प्रकार से, यह टोबैको की रूट से एंटर करता है। ये मुख्य रूप से कहां से करेगा, रूट्स से एंटर करेगा और रूट से एंटर करके मुख्य रूप से बॉडी के अंदर प्रवेश पहुंच जाएगा और बॉडी में मुख्य रूप से एक रोग उत्पन्न करता है। उस रोग को रूट नॉट ऑफ टोबैको, रूट नॉट ऑफ टोबैको डिसीज कहा जाता है। स्वाभाविक है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर ले, गहरी अंडरलाइन कर ले इस चीज को। ये देखिए मैंने आपके कोष्टक के अंदर कर ली कि मेलियोडी गाइन इनकॉग्निशिया द्वारा ये तमाकू में मुख्य रूप से तमाकू की रूट्स के द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है। टोबैको रूट्स के माध्यम से टोबैको में मुख्य रूप से प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने पर मुख्य रूप से वहां उनके प्लांट्स में एक डिसीज पैदा कर देता है, जिस डिसीज को रूट नॉट ऑफ टोबैको डिसीज के नाम से जाना जाता है। ये पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें, ये करता क्या है, क्या तो कौन है, निमेटोड है। ये भी देखिए, ये ध्यान में रखना है आपको, ये भी ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि कौन क्या रोग उत्पन्न करता है, ये करता कैसे क्या है, तो ये मैं चीज आपको बता देता हूं। देखिए ये एक
ये देखिए, ये एक मुख्य रूप से मिलियोइडी गाइन इनकॉग्निशिया नामक एक जीव है, निमेटोड के अंतर्गत आता है, वह मैंने मुख्य रूप से बनाने का प्रयास किया है। देखिए, तो स्वाभाविक है, एक इसमें ये डीएनए है, यानी जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए मुख्य रूप से एक अपने टेम्पलेट पर डीएनए टेम्पलेट पर मुख्य रूप से एक आरएनए का निर्माण करता है। तो मैंने ये आरएनए बना दिया। जो निर्माण होता है उस आरएनए को क्या कहा जाता है? एमआरएनए। ये आपको पता ही है, क्या नाम दिया जाता है? एमआरएनए नाम दिया जाता है। क्लियर? जरा मैं टाइम देख लूं, लंबा लेक्चर होता जा रहा है लग रहा। तो एमआरएनए का निर्माण करता है। ये एमआरएनए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट प्रोटीन है। किसके लिए है? इस जीव के लिए। यदि इस प्रोटीन के निर्माण ना हो, इस प्रोटीन का निर्माण ना हो, तो ये जो मिलियोइडी गाइन इनकॉग्निशिया नामक जीव निमेटोड्स है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। अब डेथ करनी है, इसको जानबूझकर मारना है, तो किस प्रकार से मारे कि मुख्य रूप से इसकी डेथ हो जाए, जिस कारण से मुख्य रूप से यह किसी को नुकसान, तंबाकू के पौधे को नुकसान ना पहुंचा पाए, यानी तंबाकू के पौधे में मुख्य रूप से रूट नॉट ऑफ टोबैको डिसीज पैदा ना कर पाए। डिसीज मुख्य रूप से क्या ना कर पाए? पैदा ना कर पाए। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो स्वाभाविक है, क्या इसमें एक देखिए, ये जो है, ये वाला जो डीएनए है, ये डीएनए टेम्पलेट है, मैं बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं। और ये वाला जो है, ये मुख्य रूप से कैसा है? नॉन टेम्पलेट है। नॉन टेम्पलेट यानी कि टेम्पलेट डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण हुआ, और नॉन टेम्पलेट के द्वारा मुख्य रूप से यदि कैसे भी हम एंटीसेंस आरएनए का निर्माण कर ले, या ये कहा जाए इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण कर ले और इसके अंदर प्रवेश करा दे, जिस कारण से मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक अंदाजा वैज्ञानिकों के द्वारा, ये मुख्य रूप से एंटीसेंस आरएनए बना लिया। इस अभी बना लिया, अभी मैं बता रहा हूं कैसे बनाएंगे, वो आगे चलेगा। इस एंटीसेंस आरएनए को वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया और इसके अंदर प्रवेश कराया गया, और ये यहां जाकर मुख्य रूप से क्या करता है? यहां जाकर मुख्य रूप से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर देता है। ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, तो वह किसी भी कीमत पर प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। यानी ये जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है, इस प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा इस एंटीसेंस आरएनए का इससे जुड़कर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है, वह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। जब प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा तो इसकी डेथ हो जाती है। तो यानी आपने क्या किया? इस एंटीसेंस को इस आरएनए से जोड़ दिया, बाइंड कर दिया, यानी आपने अपने आप की इच्छा अनुसार उसके गुण परिवर्तित किए, यानी आरएनए का इंटरफेरेंस किया, आरएनए के कार्य में इंटरफेरेंस कर दिया। इस कारण से मुख्य रूप से इसकी डेथ हो जाती है। अब ये होता कैसे कार्य, ये आपको करके मुझे बताना है, कैसे होता है ये कार्य बताना है। सपोज दैट इस आरएनए को मुख्य रूप से कैसे भी करके, आरएनए में टेम्पलेट को, नॉन टेम्पलेट को कैसे भी करके आप और हम लोग टोबैको सेल्स में पहुंचा दें। क्या भाई, स्वाभाविक बायोटेक्नोलॉजी का काम है, तो निश्चित तौर पर पहुंचेगा। तो इसको मैं पहले मिटाल रहा हूं। देखिए, ये आपके काम समझ में आ गया होगा। तो अब ये मैं मिटाल रहा हूं, ये इतना अभी दोबारा से मुझे यहाँ लाना है, जोड़ना है, इस वजह से। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाए कि ये आप देख रहे हैं जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है वह टेम्पलेट डीएनए है। ये कैसा डीएनए? नॉन टेम्पलेट है। इन डीएनए को मुख्य रूप से सबसे पहले आपको क्या करना है? अलग अलग कर लीजिए। ये मैंने अलग अलग कर लीजिए, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को अलग अलग कर दिया गया। इसको रेड कलर से मैं बनाऊंगा। नॉन टेम्पलेट को किससे बनाऊंगा? रेड कलर से बनाऊंगा। और इसको जो बनाया जाएगा वह है ब्लू कलर से बनाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा। देखिए, तो ये टेम्पलेट है और ये वाला जो भाग है वह है नॉन टेम्पलेट्स है। अब इस टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को यदि अपन टोबैको सेल्स में प्रवेश करा दें, चलो देखो, टोबैको सेल्स देखिए,
ये टोबैको सेल्स है। टोबैको सेल्स में मुख्य रूप से ये आपका प्रवेश कराया टेम्पलेट वाला पार्ट, और ये प्रवेश कराया नॉन टेम्पलेट वाला पार्ट। क्लियर? पहली बात तो आप ये समझ लें कि मुख्य रूप से टोबैको सेल्स है, ये यहां लिख दीजिए टोबैको सेल्स में प्रवेश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट है? अपना टेम्पलेट वाला पार्ट है। ये टेम्पलेट वाला जो पार्ट है वह मुख्य रूप से कौन सा? सेंस आरएनए। नहीं, यहां मत लिखो, काय के लिए लिखो, बना के दिखा दो ना। यहां देखिए, इसके द्वारा मुख्य रूप से एक आरएनए का निर्माण होगा। इसको सेंस आरएनए कहा जाता है। ये वाला भाग है कौन सा? पहले तो ये लिख दीजिए टेम्पलेट्स, और ये वाला जो भाग है, ये वाला सेगमेंट डीएनए का, ये नॉन टेम्पलेट्स है। क्या है? नॉन टेम्पलेट्स है। तो टेम्पलेट्स के द्वारा, टेम्पलेट डीएनए के द्वारा सेंस आरएनए का निर्माण हो गया। सेंस आरएनए का निर्माण हो गया, और इसके द्वारा मुख्य रूप से जो निर्माण हो रहा है वह कौन सा हो रहा है? एंटी सेंस आरएनए का निर्माण हो रहा है। स्वाभाविक है, ये क्रिया किस में हो रही है? टोबैको सेल्स के अंदर हो रही है। टोबैको सेल्स के अंदर हो रही है। तो जैसे टोबैको सेल्स में ये क्रिया होती है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ये टोबैको सेल्स है, यही है, मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और भी जा रहे हैं। तो ये आपकी सेंस आरएनए है, और ये आपके कौन से हैं? एंटी सेंस आरएनए हैं। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो ये वाले जो बने, अलग अलग बने, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते। तो यहां लिख दीजिए, दिखाई देगा क्या? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इट इज विजुअल, राइट। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कैसे भी इस निमेटोड्स मिलॉइडी गाइन के अंदर प्रवेश करा दिया जाए। अब भैया कैसे प्रवेश होगा? जैसे ही मुख्य रूप से मिलॉइडी गाइन उस टोबैको को खाने आएगा, उस टोबैको को नुकसान पहुंचाने आएगा, जड़ के अंदर से प्रवेश जैसे करेगा, रूट्स के अंदर से मुख्य रूप से ये मिलॉइडी गाइन प्रवेश करेगा। और आपने टोबैको में मुख्य रूप से कौन सी सेल्स प्रेरित करा रखी है? ये वाली, ये बायोटैप के द्वारा। अब जैसे ही प्रवेश करेगा तो वैसे ही मुख्य रूप से प्लांट्स को खाएगा, प्लांट्स को खाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इससे ध्यान दें, देखिए ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब इसको खा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को किसने खाया? इसने खाया। ये लीजिए, खा लिया। जैसे ही खाता है तो इसके अंदर मुख्य रूप से, इस मिलियोइडी गाइन के अंदर मुख्य रूप से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए। इसके अंदर, किसके? मिलियोइडी गाइन के अंदर एक कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, इसके, ये लीजिए, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये डीएस आरएनए, डीएस आरएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े कर देता है। कौन टुकड़े कर रहा है? कौन कर रहा है बच्चों? इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से मिलियोइडी गाइन ने इनको खाया, इस टोबैको सेल्स को खाया, तो इसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और टुकड़े करने के बाद इनको सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड बना दिए। छोटे छोटे टुकड़े जो किए वो सिंगल स्टैंडर्ड बन गए। ये इस प्रकार से, ये किसके बने? एंटीसेंस के। ये किसके हैं? एंटीसेंस के हैं टुकड़े ये, और ये सेंस आरएनए के हैं। ये कौन से हैं? देखिए, ये आपका क्लियर हो रहा है। ये एंटी सेंस आरएनए है और ये सेंस आरएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बनेंगे तो डबल स्टैंडर्ड तो होंगे, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब ये जो एंटी सेंस आरएनए है, वह एंटी सेंस आरएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से आकर बाइंड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। जैसे जुड़ता है तो वह मुख्य रूप से क्या बनाता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है।
जैसे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है वैसे इस प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, इस प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, जो महत्वपूर्ण प्रोटीन और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, वैसे इसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से आप और हम लोग मुख्य रूप से आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से पेड़ पौधों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप। क्लियर? तो बच्चों समझ में आया समझ में कि नहीं आया? पहली बात तो ये बताएं। देखिए अभी तक आप और हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक आप और हम लोगों ने ये पढ़ा कि आरएनए इंटरफेरेंस, देखिए वो तो बिल्कुल सिंपल है, बीटी वाले तो बिल्कुल सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है बीटी में कि क्राई जीन पाया जाता है, वह क्राई प्रोटीन बनाता है, यदि कोई बॉल वॉर्म खाता है उसको, लेपिडोप्टेरन्स हो, डायप्टेरन्स हो या कॉलियोप्टेरन्स हो, कोई भी खाएगा तो उसकी मिडगट में पहुंचता है, मिडगट में एल्काइन नेचर पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रोटीन इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है और उसमें छेद कर देते थे, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती थी, ये बताया। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसमें थोड़ी सी समझना है अच्छे ढंग से। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या समझना है कि आरएनए के कार्य में अपन दखलंदाजी कर दें, आरएनए के कार्य में दखलंदाजी कर दें तो वह उसका कार्य मुख्य रूप से प्रभावित हो जाएगा, जिसके कारण मुख्य रूप से वह अपने सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से जो निमेटोड है यह टोबैको प्लांट्स में एक विशेष प्रकार की डिसीज पैदा करता है, जिसको रूट नॉट ऑफ टोबैको कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की डिसीज पैदा करता है जिसको रूट ऑफ नॉट टोबैको के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक स्पेशल प्रकार का जीन पाया गया था, उस जीन मतलब डीएनए था, उस डीएनए जो था वह टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट था, तो इनको सेपरेट करते हैं, पहले टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे सेपरेट कर लेते हैं तो आप और हम लोग इनको टोबैको के अंदर, टोबैको सेल्स में प्रवेश कराते हैं। तो देखिए ये टोबैको सेल्स में प्रवेश कराया, लिखा है टोबैको सेल्स में टेम्पलेट जो ब्लू कलर का बनाया है, तो यह सेंस आरएनए बनाता है। सेंस इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वह नॉन टेम्पलेट बनाने का कार्य करेगा, यानी एंटी सेंस आरएनए बना दिया। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो अपन ने क्या लिख दिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कोई खा ले, सपोज दैट कोई खा ले, यानी कि मिलियोइडी गाइन जो तंबाकू के पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रही है, उसने खाया तो उसके बॉडी, देखिए मैंने इसको खिला दिया, देखिए ये आके खिलाया, इसकी बॉडी में जैसे ये प्रवेश करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इस यहाँ एक स्पेशल टाइप के कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसकी बॉडी में, तो ये इसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। जैसे ये एंटीसेंस है, ये सेंस आरएनए, ये एंटीसेंस जो आरएनए है वह उस अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए द्वारा बनाया गया उससे जुड़ता है। क्या? अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले आरएनए से मुख्य रूप से जुड़ जाता है। ये एमआरएनए लिखा है कि नहीं लिखा है, ये यहाँ थोड़ी सी ऐसे एमआरएनए से जुड़ता है, जैसे ये जुड़ जाता है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, ये डीएस स्टैंडर्ड आरएनए लिख दिया मैंने, वैसे ये प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपको बस इतना ही पढ़ना था। अरे यार फ्लेवर सेवर अभी घटना रह गई है, फ्लेवर सेवर घटना मुख्य रूप से टमाटो के अंतर्गत रह गई है। देखिए अरे ये डबल टी है, इसको एक टी बनाओ ना, केवल ज्यादा ही अच्छा लगता है टमाटर टोमेटो। देखिए फ्लेवर सेवर टमाटो आज चल रहे हैं। आप लोगों को ये पता है कि टमाटर की जो वॉल होती है, फल है, टमाटर के चारों जो लेयर पाई जाती है वह 2-3 दिन सामान्य तौर पर रखी रहे तो खराब पड़ जाता है, टमाटर खराब। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, नहीं तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि ये जो मिलियोइडी गाइन है वह किस पौधे को नुकसान पहुंचाती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्या किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये कौन सी बीमारी मुख्य रूप से पैदा करती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस नीड्स में इसमें बनते। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब मिलियोइडी गाइन इनकॉग्निशिया आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का एक एग्जाम्पल फ्लेवर सेवर टोमेटो टमाटर, फ्लेवर सेवर टमाटर भी मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल है, तो इसका ले लीजिए, फिर इसको मैं क्या करूं, मिटाल दूं जरा। देखिए इसकी स्पेलिंग जरूर चेक करते रहना क्योंकि स्पेलिंग कमजोर है। देखिए अब यहाँ आरएनए में आपने इंटरफेयर कर दिया था, एक एग्जाम्पल तो आपको ये टोबैको का मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको जो देने जा रहा हूं वह फ्लेवर सेवर टोमेटो का है। वह किसका है? फ्लेवर सेवर टोमेटो का है, जो आज मुख्य रूप से उपलब्ध है। देखिए
कौन सा है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखिए, सामान्य तौर पर मुख्य रूप से ये तो आपको पता ही है, टमाटर बनाने जा रहा हूं, हंसना मत, बिल्कुल ये टमाटर है, इसके ऊपर ये वो ग्रीन ग्रीन जो लगा रहता है वो बनाया। तो सामान्य तौर पर ये 2-3 दिन घर के अंदर, मतलब फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूं, घर के अंदर या दुकान में रखा रहे क्या, तो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से इसकी जो लेयर है, जो बाहरी वॉल है, दीवार है, वह ढीली पड़ जाती है और मुख्य रूप से टमाटर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। यदि इस लेयर को आप और हम लोग ढीली ना पड़ने दें, मुख्य रूप से सॉफ्ट ना होने दें, क्या सॉफ्ट ना होने दें, तो कुछ समय तक मुख्य रूप से इसको बनाए रहना दिया जा सकता है, खराब होने से रोका जा सकता है। कैसे? इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार के कुछ जीन पाए जाते हैं। क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं। ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? आरएनए है। अब आरएनए जो डीएनए टेम्पलेट पर निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है? एमआरएनए। और इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये क्या है? स्पेशल प्रोटीन है। और ये जो स्पेशल प्रोटीन है, ये क्या बनाते हैं? एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये तो सभी को पता है। क्या ये जो है वह मुख्य रूप से क्या करते हैं? एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिस एंजाइम को क्या कहा दिखाई देगा? जिस एंजाइम को क्या कहा जाता है? पॉलीगैलेक्टोरेनेज। ऐसे ऐसे एक तो नाम है, तो इनके नाम भी बड़ा इंग्लिश में लिखने में बड़ा टिपिकल पड़ता है। पॉलीगैलेक्टोरेनेज। भाई ये डीएनए के द्वारा आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये मुख्य रूप से क्या है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जरा। क्या? चलिए, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम मुख्य रूप से ये बनाता है। तो जब ये एंजाइम मुख्य रूप से बनाता है तो ये एंजाइम इसकी वॉल जो होती है इसको कैसा कर देती है? बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। और इसमें जो पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन को डिग्रेड करते, पहले पैक्टिन को डिग्रेड करते या पैक्टिन को पाचन कर देते, या ये कहा जाए नष्ट कर देते हैं। पैक्टिन जैसे ही नष्ट होता है तो प्रत्येक फल के चारों ओर की जो वॉल पाई जाती है वह मुख्य रूप से कमजोर पड़ जाती है, यानी ढीली हो जाती, सॉफ्ट हो जाती है। इस एंजाइम के कारण, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम के कारण मुख्य रूप से ये ऐसा होता है। अब सपोज दैट इस एंजाइम को आप और हम लोग बनने ना दें, इस एंजाइम को बनने ना दें, तो स्वाभाविक है कि ये क्या नहीं होगी? इसकी जो वॉल है वह सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, इसकी वॉल है वह सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं? इंक्रीज्ड सेल्फ लाइफ। आपने क्या कर दिया? उसकी स्वयं की लाइफ बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? इस पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम्स को बनने नहीं दिया, जिस कारण इस टमाटर की लाइफ बढ़ गई। कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल वैसे ही। ये डीएनए है, डीएनए टेम्पलेट पर मुख्य रूप से क्या का निर्माण हुआ? डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का निर्माण हुआ, जिसको सेंस आरएनए कहा गया। अब इसका जो नॉन टेम्पलेट जो था वह मुख्य रूप से क्या बनाएगा? आपका एंटी सेंस आरएनए बनाएगा। इस एंटी सेंस आरएनए को इसके अंदर प्रवेश करा दिया, अभी जैसा बताया था, ये प्रवेश करा दिया, तो ये क्या बन जाए? बाइंड हो जाएगा इससे, और ये इस प्रोटीन को बनने नहीं देगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो पैक्टिन मुख्य रूप से क्या होगी? वह नष्ट नहीं होगी, डिग्रेड नहीं होगी या डाइजेस्ट नहीं होगी। और जब वो डाइग्रेड नहीं होगी, डिग्रेड पैक्टिन, तो उसके फलस्वरूप इसकी जो बॉल होती है वह बॉल मुख्य रूप से सॉफ्ट नहीं होती है मेरे बच्चों। इस प्रकार से फ्लेवर सेवर टोमेटो को आज डेवलप कर लिया गया है।
आरएनए इंटरफेरेंस, यानी आप और हम लोगों ने क्या किया, आरएनए के कार्य में दखलंदाजी कर दी, आरएनए के कार्य में दखलंदाजी कर दी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाकर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाकर उसके कार्य में दखलंदाजी कर दी, जिसके कारण वह अपने कार्य को नहीं कर पाया और पेड़ पौधे मुख्य रूप से संरक्षित बने रहे। इसी को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, शॉर्ट में कह देते आरएनएआई, आरएनएआई के नाम से जाना। तो इतना आपको किसमें पढ़ना, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से इसका इतना तैयार करना। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वह मेडिसिन का आएगा। उसके लिए आप और हम लोगों आपके लिए एक अलग से टॉपिक लेकर मैं आऊंगा। क्या, तो ये एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर को पहले तैयार कर लें, इसके बाद एप्लीकेशन इन मेडिसिन पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट।